हाय एवरीवन, इट्स मी दानिश। बात है 1898 की। मॉर्गन रॉबर्टसन नाम का एक राइटर एक किताब लिखता है, द रेक ऑफ द टाइटन और फ्यूटिलिटी। इस कहानी में टाइटन नाम का एक ब्रिटिश यात्री जहाज़ है जिसे लोग अनसिंकेबल मानते हैं। मतलब ये जहाज़ कभी नहीं डूब सकता। अपनी पहली जर्नी पर यह अपने पास इनसफिशिएंट लाइफबोट्स को लिए हुए है। एक आइसबर्ग बर्फ़ के पहाड़ से टकरा जाता है और ये कभी न डूबने वाला जहाज़ भी नॉर्दर्न अटलांटिक ओशियन में डूब जाता है, जिसमें लगभग सभी लोग मारे जाते हैं। यह बात हुई टाइटैनिक ट्रेजेडी से 14 साल पहले इसके प्रिडिक्शन की। इस तरह की बहुत सारी टाइटैनिक के बारे में प्रिडिक्शंस अवेलेबल हैं जो काफ़ी फेमस हैं, और आज भी 110 साल बाद भी बहुत सारी टाइटैनिक के बारे में थ्योरीज आती रहती हैं। अब हम लोग असली टाइटैनिक पर लौट आते हैं। टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा, महंगा और लग्जरियस जहाज़ था। इसकी लंबाई का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी लंबाई 6 कमर्शियल एयरप्लेन्स के लंबाई के इक्विवेलेंट थी। इसकी टोटल लंबाई थी 270 मीटर, ये बहुत होता है, और इसकी ऊंचाई 50 मीटर से भी ज़्यादा थी। और इसके पैसेंजर्स की कैपेसिटी लगभग 3000 थी, और इसकी हाईएस्ट स्पीड 21 नॉट के बराबर, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर थी। यह शिप अपने समय का सबसे बड़ा ही नहीं बल्कि लग्जरियस जहाज़ भी था। शिप को बनाने में महंगी फर्नीचर्स और कांच का इस्तेमाल किया गया था। इस शिप में स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, बार्बर शॉप, लाइब्रेरी, जिम, स्क्वैश कोर्ट, गिनत फैसिलिटीज़ थी। इसे उस टाइम बनाने का खर्च लगभग $7 मिलियन आया था। अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो वो लगभग $400 मिलियन के इक्विवेलेंट होगा। इसे बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने खुलेआम आकर ये दावा किया था कि ये जहाज़ अनसिंकेबल है, मतलब कभी नहीं डूब सकता। वो इसलिए कि सेफ्टी फीचर्स काफ़ी अमेजिंग थी। पहला तो ये कि इस जहाज़ का जो बॉटम लेयर है वो डबल था। अगर एक को नुकसान पहुंच जाए तो भी ये जहाज़ डूबने वाला नहीं था। दूसरा फीचर ये था कि इस पूरे जहाज़ को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बांट दिया गया था। अगर 4 कंपार्टमेंट भी पानी से पूरी तरह भर जाए तो भी ये जहाज़ डूबने वाला नहीं था। इसीलिए इस कंपनी ने सबके सामने ये दावा किया था कि ये जहाज़ कभी नहीं डूब सकता, मतलब अनसिंकेबल है। तारीख है 10 अप्रैल 1912। यह शिप अपनी पहली जर्नी पर निकलता है। इसमें बड़े बड़े एक्टर्स, बिजनेसमैन, मिलियनर्स बैठे हुए हैं। इस बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी सवार हैं। पैसेंजर्स में काफ़ी एक्साइटमेंट है, यहाँ तक कि मीडिया और पूरे यूरोप और अमेरिका में इसे लेकर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। शिप साउथहैम्पटन इंग्लैंड से अटलांटिक ओशियन होते हुए न्यूयॉर्क अमेरिका जाने वाला है। यह शिप अभी कुछ ही दूर जाता है कि इसे आइसबर्ग का अलर्ट मिलने लगता है। सजेस्ट किया जाता है कि आप ध्यान से चलना और थोड़े धीरे चलना, लेकिन यह जहाज़ इतने अलर्ट के बावजूद अपनी स्पीड कम नहीं करता और अपनी मैक्सिमम रफ्तार से आगे बढ़ते जाता है, क्योंकि इसे गुमान था कि ये अनसिंकेबल है। 14 अप्रैल की रात काफ़ी अंधेरी होती है और आसमान में चांद भी नहीं निकला होता है और सामने कुछ साफ साफ दिखाई नहीं देता है। अचानक सामने एक बड़ा आइसबर्ग दिखाई देता है। कैप्टन जहाज़ को बेंड करता है, लेकिन स्पीड ज़्यादा होने की वजह से आखिरकार जहाज़ का आगे वाला हिस्सा, जिसे बो कहते हैं, वो आइसबर्ग से टकरा जाता है और एक एक करके सारे कंपार्टमेंट्स में पानी भरने लगता है। रात को लगभग 12 बजे रेडियो पर डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे जाते हैं। आसमान में फ्लेयर्स और रॉकेट दागे जाते हैं ताकि लोग इसे सिग्नल समझ के जो आसपास जहाज़ है वो उन्हें बचाने के लिए आए। फाइनली रात को 12:30 बजे करीब एक जहाज़ कारपेथिया इस सिग्नल को रिसीव करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था। उसे आने में काफ़ी समय लगने वाला था। इतना टाइम टाइटैनिक के पास नहीं था। टाइटैनिक के कैप्टन जॉन स्मिथ लोगों को सलाह देते हैं कि अब पैसेंजर्स को इवैक्यूएट किया जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सिर्फ 20 ही लाइफ बोट्स थे जहाज़ में, जिसकी कैपेसिटी 1200 लोगों की थी, और टोटल पैसेंजर जहाज़ पर 2200 थे। महिलाओं और बच्चों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन कुछ ही देर में जहाज़ का आगे वाला हिस्सा पानी के बाहर आ जाता है और पिछला हिस्सा पानी के नीचे हो जाता है, जिससे लोगों में और ज़्यादा पैनिक बढ़ जाता है। वो एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं लाइफ बोट्स में बैठने के लिए। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसे ही अपनी डेस्टिनी मानकर जहाज़ में ही रह जाते हैं। रात को करीब 2:20 पर यह जहाज़ 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है और यह कभी न डूबने वाला जहाज़ भी डूब जाता है। कारपेथिया जहाज़ जो मदद के लिए निकली थी वो करीब 3:30 बजे सुबह टाइटैनिक के पास आती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ उन्हीं लोगों को बचा पाती है जो लाइफ बोट्स में सवार थे, और जिन्हें तैरना आता था वो भी ठंड की वजह से मारे गए थे। उस टाइम सी का तापमान करीब -2 डिग्री सेल्सियस था, इसीलिए कोई ठंड की वजह से ज़िंदा नहीं बच पाता है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं बताना चाहूँगा। पता नहीं सच है कि झूठ, लेकिन कहा जाता है कि एक एल्कोहलिस्ट था, उसने शराब पी रखी थी और उसका बॉडी काफ़ी वार्म था और वो -2 डिग्री सेल्सियस में भी जिंदा बच पाता है।
यहाँ पे मैं शराब को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं आपको कहूँ कि टाइटैनिक के आसपास कारपेथिया के अलावा और 2 जहाज़ें थीं और वो काफ़ी नज़दीक थीं, जो समय पर आकर टाइटैनिक के लोगों को बचा सकती थी, तो आप शायद भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन कारपेथिया के अलावा 2 जहाज़ सैम्पसन और एसएस कैलिफोर्नियन वहाँ पे थी। सैम्पसन्स के बारे में कहा जाता है कि ये लोग इलीगली सील का शिकार कर रहे थे, इसीलिए वे टाइटैनिक को बचाने नहीं आए। कैलिफोर्नियन के बारे में कहा जाता है कि ख़राब मौसम की वजह से कैलिफोर्नियन के जो कैप्टन थे स्टैनली लॉर्ड, वो जहाज़ को रोक देते हैं और वो कहते हैं कि सुबह में हम लोग आगे की जर्नी करेंगे क्योंकि रास्ते में काफ़ी खतरा है, और रेडियो सिग्नल भी ऑफ़ कर दिया जाता है। लेकिन जो टाइटैनिक के लोगों ने आसमान में रॉकेट्स और फ्लेयर्स दागे थे, उसे भी देखकर वे बचाने नहीं आते। लॉर्ड को लगता है कि टाइटैनिक में अमीर लोग सवार हैं शायद, और वे इसे सीरियसली नहीं लेते। इस ट्रेजेडी में सिर्फ 700 लोग ही जिंदा बचे थे और करीब 1500 लोग मारे गए थे। एक इंसिडेंट ने इस पूरे इंडस्ट्री को बिल्कुल ही बदल के रख दिया। बहुत सारे नए नए नियम बनाए गए, जैसे आइसबर्ग के अलर्ट के लिए इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बनाया गया। वहीं एक शिप के लिए एनफ लाइफ बोट्स को कंपलसरी किया गया। आगे चलकर लगभग 75 साल बाद 1985 में इस टाइटैनिक के रैकेट्स समुद्र के 3 किलोमीटर नीचे पाए गए, जो बिल्कुल अब इरोड हो चुके हैं। टाइटैनिक से हमें बहुत सारी सीख मिलती है। पहला तो ये कि देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक बिल्कुल ही पतली दीवार है। कॉन्फिडेंस इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट इफ़ यू आर ओवर कॉन्फिडेंट देन यू विल डेफिनेटली सिंक। अगर टाइटैनिक के पास इनफ लाइफ बोट्स होती और वो आइसबर्ग की चेतावनियों को सीरियसली लिया होता, तो शायद इतने लोगों की जान नहीं जाती।